ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला जो टॉपिक है। देखते हैं हम कहाँ तक आगे हैं। अभी कल लास्ट क्लास में हुआ था हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ के बाद अब हम जो करने वाले हैं आज अगला टॉपिक वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है। और इक्विलिब्रियम के बारे में लास्ट जो थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था हमारा, वो इस चीज को भी अच्छी तरह से याद रखना कि अगर ये तो पता लगी गया है कि रिएक्टेंट लगातार क्या होते हैं, डिक्रीज। ठीक है। और प्रोडक्ट लगातार क्या होते हैं, इंक्रीज। और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे ना तो अब वो इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज। तो मैं एक खास चीज है जो मैं आपको बता दूं। दो ग्राफ होते हैं, बड़े पॉपुलर ग्राफ हैं ये। एक तो बताता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आर ओ आर की जो फुल फॉर्म है वो भी पता लगेगी, नहीं तो आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा। टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं कहूँ यहाँ बात हो रही है रिएक्टेंट से क्या बनाना है आपको, प्रोडक्ट। ठीक है। तो टाइम के साथ साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की है वो तो कहाँ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। ये मान लो रिएक्टेंट है और ये कहाँ जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जो प्रोडक्ट है वो लगातार कहाँ जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। और एक ऐसा टाइम आता है कि दोनों क्या हो जाते हैं, सेम। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक टाइम के बाद रेट जो है वो सेम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो इस रेट को, इस टाइम को कहेंगे कि यहाँ पर जो टाइम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। ठीक है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है, ये ऊपर वाली। नीचे वाली बैकवर्ड रिएक्शन जा रही है, प्रोडक्ट कम होते हैं। ठीक है। ये एक टाइम के बाद ये दोनों हो जाते हैं क्या, सेम। अब इससे ये मतलब नहीं है कि आपने यहाँ कंसंट्रेशन जो ली थी इसकी, जैसे मान लो यहाँ 5 लेके चले। कईयों के दिमाग में इमेजिनेशन बनी रहती है कि बताए तो मैं क्या इमेजिनेशन होती है कईयों के दिमाग में, कि हम 5 ये लेके चले हैं तो पहले तो ये 0 होते हैं शुरू शुरू में। तो ये 5 होंगे, ये 0 है। अब ये लगातार डिक्रीज होंगे। ठीक है। ये लगातार इंक्रीज होंगे। ठीक है। 5 से ये 4 हुआ तो ये 1 हुआ, ये 3 हुआ तो ये 2 हुआ, ये 2 हुआ तो ये 3 हुआ। इस तरीके से ये डिक्रीज होते हैं, ये इंक्रीज होते हैं। एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां एग्रीमेंट है, जैसे मान लो ये 3-2 पे एग्रीमेंट है। मान लो इसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है 3-2 पे, तो ये 3-2 पे इक्विलिब्रियम माना जाएगा। ये नहीं कईयों के दिमाग में है भाई ये भी 2.5 होने चाहिए, 2.5, ये भी 2.5 तब इक्विलिब्रियम होता है। ऐसा नहीं है ये। इक्विलिब्रियम एक हर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने का जो तरीका है वो क्या, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही होता है। ये तो रेट दिखा रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है ना, बैकवर्ड की क्या होती है, लेफ्ट डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड की राइट डायरेक्शन में। और ऐसे ही एक ग्राफ आता है आपका कंसंट्रेशन ग्राफ, जो मैं अभी ये दिखा रहा हूँ, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन जो ग्राफ है, यहाँ पर अगर मान लो मैं एक रिएक्शन को लेके चलूं, यही रिएक्शन दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पर मान लो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस पोजीशन पे आके कांस्टेंट होगी। अब यही है, मान लो ये 2 है तो 2 ही रहे, 2 पे ही कांस्टेंट है। प्रोडक्ट जो है आपका वो यहाँ पर आके कांस्टेंट है, यानी प्रोडक्ट यहाँ कितने पे है, 4 पे कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू अगर मान लो ये एक ही कंसंट्रेशन चलती रहे ना हर बार, अब यहाँ एक ही कंसंट्रेशन यहाँ चलती रहे। ठीक है ना। जैसे इसकी कंसंट्रेशन आप 5 घंटे बाद देखते हो रिएक्शन को, तो आपको दिख रहा है यार रिएक्टेंट अभी भी 3 है, प्रोडक्ट अभी भी 2 है। 10 घंटे बाद आ जाओ, रिएक्टेंट अभी भी 3 है, प्रोडक्ट अभी भी 2 है। 15 घंटे बाद आ जाओ, रिएक्टेंट अभी भी 3 है, प्रोडक्ट अभी भी 2 है। यानी ये आपको हमेशा ये 3 पे दिखाई देगा, ये हमेशा 2 पे दिखाई देगा, यानी कांस्टेंट होगी वैल्यू। कभी भी आ जाओ आपको ये 3 और ये 2 ही दिखाई देगा, यानी ये 3-2 पर अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर चुके हैं। समझो इस बात को अच्छी तरह से, ये 3 और 2 पे अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर चुके हैं। ये दिमाग में मत लाओ यार ये कि ये 2.5 आगे अब इक्विलिब्रियम होता है, ये नहीं होता इक्विलिब्रियम। चलो आपके एनसीईआरटी में एक रियल एग्जांपल दिखा देता हूं मैं।
ये आपके एनसीईआरटी में एक रियल एग्जांपल जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। ये देखो, यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन दिखा रखी है, और यहाँ देखो अमोनिया है, ये डाई हाइड्रोजन है, ये डाई नाइट्रोजन है, ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन है ये आपकी। तो ये कह रहा है कि एक, मान लो ये पोजीशन है, यहाँ मोलर कंसंट्रेशन मान लो 1 है, यहाँ 3 है, ये 5 है, ठीक है। तो ये 5 के इस पोजीशन पे ये कांस्टेंट होगी। अब ये ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, कौन? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ पे फिक्स होगी? ये 3 पे फिक्स होगी मान लो। अब ना ये इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। अमोनिया कहाँ फिक्स होगी? 1 पे फिक्स होगी। यानी अमोनिया की कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन 3 मोलर है, नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन 5 मोलर है। यानी ये इस पे अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेते हैं। इस भूल में मत रहना कि सारे के सारे बिल्कुल सेम होंगे तभी इक्विलिब्रियम आता है। यार ये थोड़ा ना कॉन्सेप्ट बना आपका। कई बेचारे ये सोचते रहते हैं जब ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये नहीं होता इक्विलिब्रियम। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई अब नाइट्रोजन, तुम 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद आके देखोगे तो आपको नाइट्रोजन 5 मोलर ही दिखाई देगा, हाइड्रोजन 3 मोलर ही दिखाई देगा, अमोनिया 1 मोलर ही दिखाई देगा। अच्छा, 10 घंटे 20 घंटे बाद आके देखा आपने, ठीक है। लेकिन सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। सोचो, जब आपने रिएक्शन शुरू करी थी, बिल्कुल स्टार्ट ही करी थी, तो नाइट्रोजन कितना था? 10 था, हाइड्रोजन भी 10 था, और अमोनिया कितना था? 0 था। अमोनिया तो कुछ था ही नहीं ना यार, आप तो रिएक्टेंट ही लेके गए हो ना, तो 0 था। लेकिन जैसे ही 5 घंटे खत्म हो गए, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। लेट्स सपोज कि 5 घंटे के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, तो 5 घंटे के बाद आपने क्या देखा कि भाई अमोनिया जो है, नाइट्रोजन जो है, ये है आपका कितना? 3। हाइड्रोजन है, ये है आपका कितना? 5। और अमोनिया कितना है आपका? मान लो ये 1। यानी ये सिचुएशन आके एग्रीमेंट मान लिया जाता है कि यहाँ पर अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। अब ना तो ये 3 से ज्यादा हो रहा, ना ये 5 से, मतलब 3 से क्या होगा, ये प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो लगातार ये कम होगा ना। 10 से कम होता 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 3 पे रुक गया, 10 से कम होता 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 5 पे रुक गया, 0 से बढ़ता बढ़ता 1 पे रुक गया। अब ये इससे ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, राइट। ये जो ग्राफ है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये एग्रीमेंट आ गया, यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू कंसंट्रेशन। तो हम कह देते हैं कि भाई इनका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया इसी पे, 3 5 1 पे। चलो मेरा एक क्वेश्चन है, हाइड्रोजन मैं कह रहा हूँ 5 पे आके बिल्कुल रुक गया, तो क्या ये 5 पे आके कांस्टेंट हो जाता है, बिल्कुल रुका ही रहता है क्या? वास्तव में क्या होता है कि 5 पे ही बिल्कुल कांस्टेंट होता है, रुका ही रहता है? रेज योर हैंड, बताइए, ट्राई करो, डिस्कशन करो, क्योंकि कॉन्वर्जेशन करने से प्रॉब्लम सोल्व होती हैं। कॉन्वर्जेशन करने से प्रॉब्लम सोल्व होती हैं। क्या ये 5 पे बिल्कुल रुका रहा है? नितेश बताइए। या कांस्टेंट ही रहती है। आप 2 दिन पहले की क्लास को इमेजिन करो, जब फ्राइडे था, हमने क्लास ली थी, और उसमें हमने क्या चीज सीखी थी, याद करो। ये दिखने में तो 5 ही लगेंगी, तुम एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में अगले दिन भी आओगे तो लैब में तुम देखोगे अभी भी 5 ही है दिखने में तो, लेकिन ये लगातार कम हो रहा है, और उसी रेट से ये अमोनिया इसको लगातार बढ़ा रहा है। यानी ये फॉरवर्ड भी जा रही है, ये बैकवर्ड भी जा रही है। ये इक्विलिब्रियम कौन सा है? डायनामिक। डायनेमिक यानी अगर 5 थोड़ा थोड़ा कम भी हो रहा है ना, उसी समय एट द सेम टाइम वो 5 को इंक्रीज भी कर रहा है। कौन? अमोनिया। क्यों? बैकवर्ड रिएक्शन भी तो हो रही है। यानी अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, शुरुआत में देखोगे आप, ये वाला साइन तो मैं लगा ही नहीं सकता ना, इक्विलिब्रियम साइन है, ओके। शुरुआत में 10 0, फिर क्या हुआ भाई, ये 6 और ये 4, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, इक्विलिब्रियम हो गया भाई 6 4 पे। तो देखने वाला तो यही देख रहा है ना कि 6 है यार भाई, 6 पे जम गया, ये जमा नहीं है, ये 6 से, मतलब यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये 6 से क्या
या फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये 6 से इंक्रीज भी हो रहा है और ये उसी टाइम 6 से डिक्रीज भी हो रहा है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। कौन सा एग्जाम्पल? वही पानी वाला एग्जाम्पल। आप एक टैप वाटर को ऊपर ऑन कर दो, यहाँ पानी यहाँ भरा हुआ है, ठीक है, टैप वाटर ऊपर ऑन है, पानी यहाँ आ रहा है, तो लेवल बढ़ना चाहिए ना, बट एट द सेम रेट, उसी रेट से इसी में वही टैप वाटर में से पानी निकल भी रहा है, तो हमें तो लेवल ये यही दिखाई देगा ना, ये डायनेमिक है। वही स्टोरी यहाँ भी है, ये 6 से इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इसलिए हमें 6 ही दिखाई दे रहा है। ये 4 से इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इसलिए हमें 4 ही दिखाई दे रहा है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम। होप की इतनी बातें जो है आपको समझ में आ गई होगी। मेरा समझाने का यही मकसद था कि इस बहम में मत रहना कि 10 0 है तो इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब 5 5 हो जाए। क्योंकि बच्चों की क्लास थोड़ा ना चल रही है कि 5 5 आएगा तो इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है ना। हर रिएक्शन का अपना अपना कंसंट्रेशन होती है जहां पे वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है, इक्वल होने के बाद नहीं। ओके, तो आज का बहुत ही मतलब खास डिस्कशन करके अब हम आगे चलते हैं आसान बातों पे। आसान बात कौन कौन सी भाई? लॉ ऑफ मास एक्शन किसे कहते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। पहला लॉ है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसने क्या कहा था? अगर आप ए बी इक्विलिब्रियम सी डी, इसने क्या कहा था? अगर आप कंसंट्रेशन मान लो शुरू की कितनी है? 10 है, 10 कंसंट्रेशन लोगे, 10 मोलर, तब ज्यादा स्पीड होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या तब ज्यादा स्पीड होगी जब कंसंट्रेशन आप 20 मोलर ले लोगे? कहाँ वो तेजी से मूव करेगा प्रोडक्ट की तरफ? रेज योर हैंड। स्पीड कहाँ तेज होगी? 10 कंसंट्रेशन पे या 20 कंसंट्रेशन पे? विनीत बताइए। लक्ष्य बताइए। भैया 20 पे। 20 कंसंट्रेशन पे स्पीड ज्यादा तेज होगी। चलो मैं तुम्हारी कुछ आंखें खोलता हूँ। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो 5 सेकंड में खत्म हो जाती हैं, ठीक है, 5 सेकंड में। जैसे आपने हॉट कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड में आयरन के थोड़ी सी स्ट्रिप्स डाल दी, आयरन के छल्ले डाल दिए, ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन खत्म होगी। जैसे आपने गर्म तेल में प्याज डाल दिया हो, आयनिक रिएक्शन देख लो, जैसे AgNO3 में आपने NaCl डाल दिया, 5 सेकंड में ही खत्म रिएक्शन, ठीक है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो 5 महीने में खत्म होती हैं, 5 मंथ तक लग जाते हैं उसको खत्म होने में। आप सोचोगे यार ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है? तो आंसर है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे 5 महीने भी लग जाते हैं जंग लगने में, वो भी एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। कुछ ऐसी होती है जो मॉडरेट स्पीड में 5 मिनट में 10 मिनट में खत्म होती है। अच्छा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है? यस, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? इसमें आप टेम्परेचर बढ़ा दो, देखो रिएक्शन और तेजी से भागेगी। जो रिएक्शन 5 मिनट में खत्म होती है, आप टेम्परेचर बढ़ा के करके देख लो, वो 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगी। यानी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और भी सुनो, कैटलिस्ट डाल के भी बढ़ाया जा सकता है। विदाउट कैटलिस्ट कुछ रिएक्शन 5 मिनट में खत्म होती है, और कैटलिस्ट डाल दो वही रिएक्शन 2 मिनट में खत्म। कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। वैसे ही कंसंट्रेशन से भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। आपने कंसंट्रेशन देखो यहाँ 10 मोलर थी, 20 मोलर कर दी, अब ये स्पीड और तेजी से बढ़ जाएगी। यानी जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ ए के, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और स्टोइकियोमेट्री हमेशा पावर में ऐड होती है, और कंसंट्रेशन ऑफ बी। दिस वाज द लॉ ऑफ मास एक्शन। आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दोगे, रेट की जो स्पीड है, रेट कह लो, स्पीड कह लो, रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगी। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? आपकी नोट्स में आ चुकी है डेफिनेशन ये। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट ले लिया जाए, द रेट ऑफ केमिकल
इक्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच कंसंट्रेशन रेज टू सम पावर विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये पावर, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। उसके बाद ये लिख दो, ये आपका हो गया लॉ ऑफ मास एक्स। बड़ा सिंपल। तो आज आपने क्या चीज सीखी, तीन चीजें ऐसी होती हैं जो ना किसी भी रिएक्शन के रेट को, स्पीड को बढ़ा सकती है। टेम्परेचर बढ़ा दो, बहुत जल्दी रिएक्शन खत्म। आपको तो याद है यार, चीनी पानी में कब ज्यादा घुलेगी, रूम टेम्परेचर पे या फिर गैस पे रख दो, 2 मिनट में घुल जाएगी। ये तो तुमने खुद भी देखा होगा, फ्रीज से निकाला हुआ ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड वाटर, उसमें अगर आप शुगर को डालोगे तो वो देरी से घुलती है, और नॉर्मल पानी में चीनी को डालोगे जल्दी घुल जाएगी। यानी टेम्परेचर इंक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। इसी तरह कैटलिस्ट भी इसको इंक्रीज कर देता है, इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो तीन चीजें याद करो, बाकी चीज 12th में पढ़ेंगे। अच्छा, तो रेट को अगर मैं इक्वल कर लूं तो यहाँ आ जाएगा आपका के रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, के ए की पावर ए और बी की पावर बी। डेफिनेशन बड़ी आसान है यार, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगी जैसे कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो यही है। ठीक है ना। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई ऑफ concentration of A and B with each concentration raised to some power which is equal to stoichiometric coefficient। खत्म, लॉ ऑफ मास एक्स। एग्जाम में आने की चांसेस यही कोई 3 या 4%, बहुत कम एग्जाम में आता है। लेकिन जो अगला है उसके एग्जाम आने के चांसेस 60 to 70%। नाम है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसे हम इक्विलिब्रियम लॉ भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इक्विलिब्रियम लॉ, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि ए की पावर ए बी, यहाँ पर बी है, ये इक्विलिब्रियम साइन है, सी ये आपका डी है, और ये कहता है कि अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की बात करूं तो ये कहता है कि केसी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कि सी की पावर प्रोडक्ट की पावर, प्रोडक्ट यानी ये वाले प्रोडक्ट, डी की पावर डी डिवाइड बाई ए की पावर ए और बी की पावर बी। आप कभी भी आके देख लो 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद रिएक्शन को, आपको केसी की वैल्यू हमेशा बराबर ही मिलेगी। मान लो वैल्यू आई है 3/2, तो ये 3/2 ही आएगी भाई। ठीक है ना, ये वैल्यू 3/2 आ गई ना, तो 3/2 ही रहेगी 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद। क्यों, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, चेंज नहीं होती है। इसका नाम ही क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सेम रहेगी। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ डेफिनेशन बनाने की। देखो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुज वैल्यू इज इक्वल टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मैं सोच रहा हूँ मल्टीप्लाई को, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रॉब्लम होगी, मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बताओ पहले प्रोडक्ट का क्या मतलब है, रेज योर हैंड। पहले प्रोडक्ट का क्या मतलब है, सही जा रहे हो तुम, बहुत सही। शशांक बताइए पहले प्रोडक्ट का क्या मतलब है। मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड, पहले प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। और बताइए दूसरे प्रोडक्ट का क्या मतलब है। लक्ष्य बताइए दूसरे प्रोडक्ट का क्या मतलब है। भैया रिएक्टेंट से फॉर्म होने वाला प्रोडक्ट। वेरी गुड, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम गेम खेलेंगे। देखो टीचर तो आपके साथ खेलेंगे ही खेलेंगे, इसलिए पहले बच जाओ। मैं अपने 15 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और उसका भरपूर फायदा उठाओ। तुम्हें कहाँ बचना है, यहाँ तो लिखो प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ लिखो प्रोडक्ट, समझ रहे हो ना, यहाँ लिख दो प्रोडक्ट और यहाँ लिख दो प्रोडक्ट, नो कंफ्यूजन। तो देखना एक बार डेफिनेशन, एट ए गिवन टेम्परेचर कोमा द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट विद ईच concentration raised to some power which is equal to stoichiometric coefficient, right? Divided by is divided by क्या, again
डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ, फिर से वही मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट, molar concentration of reactant with each concentration is to some power which is equal to stoichiometric coefficient in balanced chemical equation dot. This is known as law of chemical equilibrium. 60 to 70% चांस एग्जाम में आने की, ठीक है। अब बात आती है रिप्रेजेंट करके दिखाओ कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में नंबर 4 पे, देखो 73 क्वेश्चन, 104 105 क्वेश्चन है पूरे एनसीईआरटी के। तो फिर भी कोई स्टूडेंट बाहर से कुछ सीख रहा है इसमें अदर बुक से, तो मैं बता दूं इतना टाइम यार किसी जीनियस के पास ही होगा जो इसके 105 क्वेश्चन करने के बाद दूसरी बुक्स के पास जा पाता हो और फिजिक्स मैथ और बायोलॉजी भी पढ़ रहा होगा। वो तो चलो जीनियस माइंड है यार, अलग अलग लेवल के। लेकिन मेरा कहना ये है, मैं ये नहीं कह रहा वहां तक मत जाओ। अगर आपका जीनियस माइंड है तो वो तो आपके साथ बगावत करेगा ही करेगा। जीनियस माइंड हमेशा ये सोचेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो अब जब ये खत्म कर लो ना तभी जाना उनके पास, मेरा कहने का ये मतलब है। ये नहीं कि इसके करे हैं तुमने 5 क्वेश्चन और तुम कर रहे हो उठा के एबीसी को सोल्व, ये तो बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं है। इस 105 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लो और मेरी गारंटी है कि आप बड़े आराम से आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है वो भी कर सकते हो और नीट के भी कर सकते हो। तो चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 के पास, देखते हैं क्या है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4। पहले तो इसको यही चेक कर लेते हैं कि ये एग्जाम्पल का 4 तो नहीं है। बहुत आसान चैप्टर है ये, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई आपको कह रहा है ये मुश्किल है तो या तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और या तो फिर वो आपको गुमराह कर रहा है। बहुत आसान चैप्टर है, जर्नल लाइफ से रिलेटेड करके भी आप इसको आराम से खत्म कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, चलो है प्रॉब्लम है तो 3 4, ये ऐसे ऐसे हैवी क्वेश्चन भी सारे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो भाई ये आपकी एक्सरसाइज है, तो सीधा सीधा आप आ जाओ एक्सरसाइज की तरफ। एक लंबी जर्नी है, ये चैप्टर लगभग 25 दिन में खत्म होगा, मतलब 25 लेक्चर चाहिए इसको, 20-25 के बीच में। और ये खत्म होने का मतलब है आपके एनसीईआरटी के 1 से 8 तक के चैप्टर हो गए सारे खत्म, क्योंकि रिडॉक्स हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अब रह क्या गया, अब आपके 9 से 14 तक के रह गए, जिसमें से मोस्टली ऑर्गेनिक ही है। ठीक है, मतलब आसान आसान से चैप्टर जो है वो रह जाएंगे इसके बाद। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ट्रिक देख लो भाई इसकी भी अच्छी तरह से। कह रहा है एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के, जो आपने अभी अभी सीखे हैं। एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, जैसे केसी इज इक्वल टू, मैं पहले क्वेश्चन को कर रहा हूँ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये तो लिखते हैं। तो जो रॉयल तरीका है वो होता है, तो मैं आपको NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि गैस फेज में है, और ये बड़ा ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन। किसी ने जल्दबाजी में ब्रैकेट ऐसा लगा दिया ना तो वो कंसंट्रेशन नहीं होती, प्रेशर की यूनिट होती है वो, मतलब प्रेशर का सिंबल होता है, ये नहीं लगाना, ऐसा ब्रैकेट ही लगाना आपको। प्रोडक्ट बाई, इसका पावर है 2 तो ये 2 लगाओ, ये 2 है। यहाँ है Cl2 तो ये आपका Cl2 जो कि गैस फेज में है, ये भी लगा दो। डिवाइड बाई NOCl, NOCl जो कि गैस फेज में है और इसकी पावर क्या है 1। दिस इज योर एक्सप्रेशन। आप सोच रहे हो यार ये तो बड़ा आसान है, तो मैं बता दूं आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, सेकंड भी। क्यों नहीं कर पाओगे, देखो एक बार रूल ये कहता है कि जैसे हम मान लो सेकंड क्वेश्चन को कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास जगह है, केसी का एक्सप्रेशन यहाँ सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या होगा भाई, ये सॉलिड फेज में है, नहीं लेना। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन गैस कहते हैं इसको, ठीक है, ब्रैकेट O2 जो कि गैस फेज में है, ये भी लेंगे, डिवाइड बाई NO2 की पावर है क्या 2, तो ये यहाँ हो जाएगी आपकी 2। सानिध्य ने हाथ खड़ा करा था, जरूर शायद वो ये बोल रहा होगा ये NOCl के आगे 2 है तो यहाँ स्क्वायर आएगी। ओके, तो ये हो गया आपका डिवाइड बाई
ये भी सॉलिड है, सॉलिड तो लेते ही नहीं इसमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, दिस इज योर आंसर। तो फिर सॉलिड नहीं लेते तो फिर लेते क्या है भाई, साफ साफ बात सुन लो, लेते क्या है इसमें, कौन कौन से फेज हम लेंगे, तो आंसर गैस फेज लेंगे जो सबको पता होता है, और एक्वस फेज लेंगे जो किसी किसी को पता होता है। तो ये 2 फेज आपको लेने हैं, इसके अलावा कोई फेज नहीं लेना है एक्सप्रेशन में, राइट। ना तो लिक्विड लेना ना सॉलिड लेना, हमें कौन कौन से फेज लेने हैं एक्सप्रेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, एक तो गैस फेज और एक एक्वस फेज। तो आप अब अच्छी तरह से थर्ड भी कर सकते हो, लिक्विड नहीं लेना, ठीक है, एक्वस 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 ये लेने एक्सप्रेशन में, ये भी कर सकते हो भाई एक्वस लेना ये सॉलिड नहीं लेना। तो फोर्थ जो है वो करके और हैंड रेज करो कि आपका ये फोर्थ हो चुका है, ट्राई करो फोर्थ। फोर्थ करने के बाद रेज योर हैंड। ओके, एक आंसर आ गया। एक छोटी सी करेक्शन है, वही मैं करवा देता हूँ अभी। दो आंसर आगे। ओके, तो कई सारे आंसर आ चुके हैं, तो एक बार पूछते हैं। देवेश बताइए आंसर। सर 1/Fe3 plus aqueous into OH negative raised to the power 3। वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है, यानी आपने इसको नहीं लिया, इसको सॉलिड फेज को नहीं लेना। थोड़ी करेक्शन है, यहाँ भी देख लो, फिफ्थ में इन्होंने फेज नहीं दिए, एनसीईआरटी है। तो ये जो फेज है ये आपका एक्वस फेज होगा, और ये है आपका कौन सा, गैस फेज, ठीक है। तो आपको जो एक्वस है और गैस फेज लेना है, थोड़ी मिस्टेक है लेकिन आपको एग्जाम में ये पूरी प्रॉपर दिखाई देगी। ये खत्म होने के बाद और आगे चलते हैं हम कि इक्विलिब्रियम फॉर द रिवर्स रिएक्शन, अगला जो टॉपिक है वो इक्विलिब्रियम फॉर द रिवर्स रिएक्शन। यस नितेश, रेज योर हैंड, आपकी बुक में दे रखा हो तो ये। भैया मुझे ये पूछना था कि जो बाकी के हमारे स्टेट्स में जो प्रेजेंट हमारे कंपोनेंट वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सॉलिड फेज जो है उसमें जो रिएक्शन है वो किस तरह से हो जाएगी, अगर मैं कहूँ आपको एक आयरन है एक कॉपर है, दोनों को आप एक बीकर में डाल दोगे तो रिएक्शन थोड़ा ना होगी वो, तो वो इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करते इसको, इसीलिए सॉलिड फेज को और लिक्विड फेज को भी। इनका जो लॉजिक है और भी बढ़िया आगे समझ में आएगा आपको, अभी तो ये चैप्टर शुरू ही हुआ है। तो जल्दी से देखो, इक्विलिब्रियम फॉर द रिवर्स रिएक्शन, अगला टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम फॉर द रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन क्या होता है ये, जैसे मान लो एक रिएक्शन है हाइड्रोजन, जो कि हमने शुरू में भी डिस्कस की थी, ये आयोडीन, ये भी गैस फेज है, और ये आता है आपका 2HI, ये भी गैस फेज है। तो हम केसी को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम केसी को, वैसे मैं अभी फेज नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। H2 यहाँ आ गया और यहाँ क्या आ गया I2 आ गया, राइट। अब अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करूं, फॉर रिवर्स रिएक्शन
फॉर रिवर्स रिएक्शन, तो यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगी 2HI। अब ये यहाँ से शुरू है, ये गैस फेज है, ये H2 है, ये गैस फेज है, ये I2 है, ये भी गैस फेज है। तो यहाँ पर अगर मैं KC डैश निकालता हूँ तो क्या आएगा आपका, अब आ जाएगा आपका H2I2 डिवाइडेड बाई HI की पावर 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो कुल मिला के हुआ क्या है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखूं तो आपको समझ में आएगा असल में KC डैश जो होता है रिवर्स रिएक्शन के, वो इक्वल होता है 1/KC के। बच्चों वाली बात है, लेकिन आपका ये पहला फॉर्मूला है। अगर मान लो कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको इस रिएक्शन को दे के दे रखा है कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 0.5 इसका, ठीक है, तो बताइए रिवर्स रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम क्या होगा KC डैश। तो हमें क्या करना है, ये सारा फॉर्मूला थोड़ा बनानी, इक्वेशन थोड़ा बनानी है, हमें सीधा सीधा क्या करना है 1/KC यानी 1/0.5, यानी आंसर आ गया 2। तो KC डैश रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या आएगा 2, सिंपल। तो ये पहला फॉर्मूला है आपका। और आगे चलते हैं टॉपिक में। एक होता है होमोजीनस इक्विलिब्रियम, होमोजीनस इक्विलिब्रियम, भाई ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सभी फेज सेम हो। जैसे नाइट्रोजन कौन सा फेज, गैस फेज। हाइड्रोजन कौन सा फेज, गैस फेज। अमोनिया कौन सा फेज, गैस फेज। सभी फेज अगर सेम हो, गैस गैस गैस, देन वी कॉल्ड इट होमोजीनस इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। इन होमोजीनस इक्विलिब्रियम कॉमा ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज। ओके, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें फेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मोर देन वन फेज भी बोल सकते हो। जैसे ये लाइमस्टोन है सॉलिड फेज, ये डिसोसिएट होगा तो क्या आएगा CaO सॉलिड फेज प्लस में CO2 गैस फेज। ये गैस है, ये सॉलिड है, सॉलिड है, अलग अलग फेज आ गई ना, तो हम इसको बोलेंगे हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। मैं पढ़ देता हूँ डेफिनेशन। इन हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन मोर देन वन फेज, एक फेज से ज्यादा, ठीक है, इज कॉल्ड हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। चलो अब थोड़ी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की, एक एक हम बहुत सिंपल तरीके से इसको करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा 105 क्वेश्चंस में से मैं आपके 80 से 90 क्वेश्चंस करवा दूं, ठीक है ना, 80-90 क्वेश्चन करवा दूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। कुछ तो ऐसी हैं जो बहुत आसान होंगी, वो अपने आप ही कर लोगे तुम। तो भाई अब हम आ चुके हैं प्रॉब्लम 1 में, देखते हैं क्या है प्रॉब्लम 1। This is your problem, law of mass action। ये रिवर्स रिएक्शन के लिए भी हो गया, ये रिवर्स रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम फॉर रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। ये फॉर्मूले वगैरह, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है जो आज हमने की है, बहुत खास है ये बहुत ज्यादा एग्जाम आती है। और ये है आपकी प्रॉब्लम 1 फाइनली। क्या है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्टेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, बार बार वही अमोनिया की फॉर्मेशन आ रही है, फॉर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और अमोनिया की कंसंट्रेशन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया की प्रोडक्शन होती है नाइट्रोजन, हम कर रहे हैं 7.1 प्रॉब्लम को, और प्लस में हाइड्रोजन, ये भी गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में है, ये 3 है, विल गिव यू अमोनिया, ये भी गैस फेज में है। तो करना क्या है भाई, करना ये है Kc इज इक्वल टू अमोनिया की पावर है आपकी 2 डिवाइड बाई नाइट्रोजन की पावर है 1, हाइड्रोजन की पावर है 3, सभी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं क्या करके लिख रहा हूँ। ये तो है भाई 1.2 इंटू 10⁻² की पावर 2
ये वैल्यू भी एग्जाम में गिवन है, नाइट्रोजन 115 इंटू 10⁻²। अच्छा ये भी गिवन है, मल्टीप्लाई बाई क्या 3 इंटू 10⁻²⁵। अच्छा अब कई बच्चे सोचेंगे सर हमने ये वाला ब्रैकेट क्यों लगा दिया, ये भी सोचेंगे। तो मैं बता दूं जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं रिप्रेजेंटेशन में तो यही रहेगा, बट जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं हम तो हम इसको न्यूमेरिकली मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा राइट है। ठीक है, सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 3.55 10⁻²। दिस इज योर केसी। याद रखना इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती। ठीक है, वैसे अगर कई बार नीट के एग्जाम में आ जाता है कि ऐसा यूनिट बताओ इसकी भी, तो देखो ऐसा यूनिट क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन की मोल पर लीटर। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर का स्क्वायर, यहाँ मोल पर लीटर की क्यूब। तो यार स्क्वायर से जब वो कटेगी वैल्यू तो आंसर क्या आएगा, नीचे मोल पर लीटर या मोलर आएगा, तो वो मोलर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर जाके पर मोल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, आपके में ऐसा नहीं करना है, आपको तो नॉर्मल है यार, बच्चों का खेल है। अच्छा कोई डाउट हो तो बताइए। अर्णव गुप्ता, यस प्लीज बोलिए। सर अगर वैल्यूज ना हो तो हम ऐसे ही लिख देंगे, सर ऐसे ही छोड़ देंगे। वैल्यूज कौन सी वैल्यू, ये जो 1.2 इंटू 10 नहीं, वैल्यू तो भाई एग्जाम में गिवन मिलेगी आपको, हर value क्वेश्चन तो के लिए। हाँ हर क्वेश्चन की गिवन मिलेगी। देवेश बताइए। सर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट है वो हर वैल्यू के लिए अलग होगी, मतलब हर रिएक्शन के लिए अलग होगी? नहीं क्यों अलग होगी, मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है, देखो ये क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन होती है। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट किसके लिए होता है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है इस चैप्टर के लिए, तो खास तौर पर मोलैरिटी। मोलैरिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम का स्क्वायर, यहाँ भी कैपिटल एम, यहाँ भी कैपिटल एम, कैपिटल एम का क्यूब। आप खुद बताओ क्या होने वाला है, एम का स्क्वायर नीचे एम की 4, तो कटने के बाद आंसर क्या आया, एम पर स्क्वायर। इस तरह से मैं बोल रहा हूँ। और ये नीट और मेंस के लिए है, यहाँ तो तुम्हारी नॉर्मली विदाउट यूनिट है, सारी जगह तुम देखोगे कोई यूनिट यूज करी नहीं है। ये देखो कोई यूनिट यूज नहीं की है इन्होंने। 7.1 का इनका आंसर ये आ रहा है। भाई ये गलत आंसर है, इसको आप मैथमेटिकली सोल्व करके देखना, आपका आंसर यही आएगा जो हमने किया है, ये गलत है। कैलकुलेशन है यार, तुम करके देख लियो। ठीक है, 3.55 10⁻²। तो कोई ऐसा यूनिट यहाँ नहीं लिखी है इन्होंने। और आगे चलते हैं 7.2 की तरफ। तो यहाँ एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, NO सबकी दे रखी है। एक सील्ड वेसल में रिएक्शन प्रोसीड की गई है, 800 केल्विन टेम्परेचर है। केसी की वैल्यू बताओ क्या होगी, रिएक्शन आपकी। सभी गैस फेज में है तो सारे लेने हैं, ये देख लो सारे ले लिए। सभी वैल्यू को रख के स्क्वायर किया गया है, तो आंसर ये आया है। इन्होंने कितनी सावधानी से कैपिटल एम को लिख दिया, तो यहाँ कैपिटल एम क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, MM, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ कोई ऐसा यूनिट नहीं है। बट क्या इन्होंने यहाँ ये चीज लिखनी चाहिए थी इनको, ये भी तो एम है भाई, ये भी तो एम है, इसके साथ क्यों नहीं लिखा उन्होंने, एम का स्क्वायर, एम और एम की क्यूब। तो आंसर क्या आना चाहिए था, एम पर स्क्वायर। मैंने बता दिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको भी लिखते हैं, कंसिडर करते हैं। राइट, अब एक लास्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं, फिर हम करते हैं इसको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड। ये हो गया यहाँ तक खत्म। यस शशांक पूछिए, क्वेश्चन क्या है आपका शशांक? सर अगर केसी की वैल्यू गिवन हो तो हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं किसी की भी? केसी की वैल्यू गिवन हो तो हाँ बिल्कुल। अरे अभी तो शुरुआत है भाई, सेकेंड ही क्लास है, 25 क्लास है, बहुत कुछ है इसमें। नितेश बताइए। भैया मुझे फ्राइडे वाली क्लास से एक डाउट था। क्या था भैया मैंने आपसे आखिर में ये पूछा था, जब आपने बताया कि जो प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैसेस का डिसोल्यूशन ज्यादा होगा लिक्विड में, बट जैसे आपने कहा था कि टेम्परेचर पे कम होगा, लेकिन
हमारी सारी गैसेस जो है वो रियल गैस होती है, तो वो वैन डर वाल्स इक्वेशन को फॉलो करेंगे, तो भैया प्रेशर के साथ तो टेम्परेचर भी रेज होगा। उस वक्त पे तो जो डिसोल्यूशन होना चाहिए वो सेम ही होना चाहिए। क्या क्या या बताया? फिर प्रेशर के साथ टेम्परेचर, तो यार भाई डिस्टर्बेंस ही बहुत ज्यादा है ना। प्रेशर के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कैसे होगा टेम्परेचर प्रेशर के साथ इंक्रीज? मतलब T1 टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ये तो आप कौन सी बात कर रहे हो? आइडियल गैस की बात कर रहे हो, जो कि कौन सा लॉ है ये है आपका चार्ल्स लॉ। तो ये चार्ल्स लॉ रियल गैस थोड़ा ना होती है, ठीक है ना। चार्ल्स लॉ कब से रियल गैस होने लगी? वो तो आइडियल गैस है। ओके, तो जो लास्ट जो पार्ट है इसका वो मैं आपको जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ। आप अपना जो होमवर्क है ये भी अपना अच्छी तरह से कंप्लीट करके रखना। जो जो क्वेश्चन मैं दूं, मैं चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन पे हमारा रेड मार्क हो, हर क्वेश्चन हम कर लें, ये नहीं कि ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया। ओके, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है एग्जाम में करना वो ये है कि केसी की वैल्यू बतानी है, सभी की कंसंट्रेशन गिवन है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क, जितना ईमानदारी से ऑनेस्टली आप इन चीजों को खत्म करोगे तो ये फायदेमंद होगा, नहीं तो भाई ये परेशान करेगा ही करेगा, ठीक है। अच्छा, केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन निकालना है और ये केसी दे रखा है, ये आपका होमवर्क है। मैं चाहता हूँ सारा रेड मार्क हो, ये पूरा का पूरा जितना भी है। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल भी करवा दूंगा, आप भी ट्राई करना इसको घर पे। ये एग्जाम में आ चुका है। अब की बार उन्होंने केसी दे दिया और कह रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाओ। लिख देंगे यार, ऊपर वाला प्रोडक्ट है नीचे वाला रिएक्टेंट है। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार फेज कैसे लिखे हैं, तो फेज मत लिखो, गैस फेज लिक्विड फेज मत लिखो, हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना कौन सा लिक्विड है कौन सा एक्वस, मत लिखो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप घर से ट्राई करना, 3 क्वेश्चन हो गए।